एस्पियोनाज गेम जितना रोचक है उतना घातक भी। यह एक ऐसा डार्क वर्ल्ड है जहां सीक्रेसी उसका मेन एलिमेंट है। सीक्रेसी के बल पर राष्ट्र अपने आप को बलशाली तो बनाती है, परंतु इसी के कारण वह कमजोर भी बनती है। आज के मॉडर्न पीरियड में किसी राष्ट्र का कहना कि वह बलशाली है, यह कहना पूर्ण रूप से गलत होगा। कौन किस पर कितना हावी हो सकता है, समय के साथ या समय समय पर अपने स्ट्रेटेजी को कैसे और स्ट्रांग बनाया जाए, इस पर ही सारा खेल टिका है। यह स्ट्रेटेजी का जुड़ाव कुछ हद तक एस्पियोनाज गेम से जुड़ा है। एस्पियोनाज तो डार्क वर्ल्ड है ही, परंतु इसे और डार्क बनाते हैं सीक्रेट एजेंट्स। सीक्रेट एजेंट्स के मूव अनप्रेडिक्टेबल और मिस्ट्री से भरे होते हैं। ये एजेंट्स किसी भी सीक्रेट इंटेलिजेंस के एसेट्स होते हैं, परंतु इतिहास में कई ऐसे एजेंट्स हैं जो एसेट से लायबिलिटी बन अपने ही राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। इनके इस मूव से राष्ट्र को नुकसान तो पहुंचा ही है, पर निजी स्वार्थ के कारण कई लोगों की जानें तक गई हैं। डबल एजेंट्स के बारे में हमने अपने चैनल्स पर कई वीडियोस पोस्ट किए हैं। डबल एजेंट्स ने किस हद तक इतिहास को प्रभावित किया है, इसका एग्जाम्पल तक पेश कर चुके हैं। परंतु आज हम जिस MI6 एजेंट के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं, कहा जाता है कि उसने 500 से अधिक सीक्रेट एजेंट्स को चकमा दे एक अलग ही मिस्टीरियस जिंदगी जिया है। एक ऐसे डबल एजेंट की कहानी जिस पर एक अच्छी खासी फिल्म बनाई जा सकती है। इस एजेंट की कहानी के प्रभाव में वर्ल्ड के बेस्ट फिल्म मेकर में से एक अल्फ्रेड हिचकॉक खुद एक फिल्म बनाना चाहते थे। बात कर रहे हैं MI6 के डबल एजेंट जॉर्ज ब्लैक की। जॉर्ज बेहर का जन्म 1922 में नीदरलैंड के रॉटरडैम में हुआ था। उनकी मां कैथरीन एक प्रोटेस्टेंट डच थी। जॉर्ज बेहार के पिता अल्बर्ट बेहार इजिप्ट के ज्यूइश से बिलोंग करते थे। उनके पिताजी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश आर्मी की तरफ से जंग लड़ी। उनके पिताजी अल्बर्ट बेहार को मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया। वे वर्ल्ड वॉर में उनके द्वारा निभाई सर्विस को लोगों के समक्ष बढ़ चढ़ के प्रस्तुत करते, परंतु वे मूल ज्यूइश है, इस बात को उन्होंने अपने मृत्यु तक छिपा रखी। बेहार फैमिली बड़े ही सुकून और ऐशो आराम से नीदरलैंड में रह रही थी। उन्हें किसी भी चीज की कमी न थी, सब कुछ था उनके पास। परंतु साल 1936 में बेहार फैमिली को अनएक्सपेक्टेड चेंज व दुख का सामना करना पड़ा। जॉर्ज के पिताजी की उस वक्त सडन डेथ हुई। इस मृत्यु से घर में भयंकर भूचाल आया। जॉर्ज को इसके पश्चात इजिप्ट के कायरो में उनके आंट के पास भेजा गया, जहां उन्होंने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया और रशियन भाषा की तालीम ली। हालांकि जब कायरो में जॉर्ज थे तब वे अपने कजिन हेनरी कुरेल से ज्यादा क्लोज थे। आगे चलकर हेनरी इजिप्ट के डेमोक्रेटिक मूवमेंट फॉर नेशनल लिबरलाइजेशन के लीडर बने, जो कि एक कम्युनिस्ट संगठन थी। 1991 के इंटरव्यू के दौरान जॉर्ज ने कहा कि कुछ समय बाद उनके कजिन हेनरी कुरेल का उन पर और उनके सोच पर काफी हद तक मार्क्सिस्ट विचारधारा का असर छोड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जॉर्ज वापस नीदरलैंड पहुंचे। 1940 के दौरान जर्मन्स ने डच मिलिट्री को ताबड़तोड़ और बड़े आसानी से हराया। इस दौरान जॉर्ज को नजरबंद कर दिया गया, लेकिन वह महज 17 साल के थे, इसलिए उन्हें रिहा कर दिया गया। 1942 में जॉर्ज बेहार नीदरलैंड से भाग गए और स्पेन व जिब्राल्टर के रास्ते ब्रिटेन की यात्रा की। जनवरी 1943 में वे लंदन पहुंचे। वहां वे अपनी मां और बहन के साथ फिर मिले, जो युद्ध के शुरुआत में ही नीदरलैंड से भागने में सफल रहे थे। 1943 यह वही साल था जब जॉर्ज बेहार जॉर्ज ब्लैक बनने वाले थे। जी हां, जॉर्ज की मां ने 1943 में परिवार का नाम बेहार से बदलकर ब्लैक रखने का फैसला किया। ब्रिटेन में पहुंचने के बाद 1944 में ब्रिटिश सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस MI6 ज्वाइन करने से पहले जॉर्ज ब्लैक ने रॉयल नेवी ज्वाइन किया, सब लेफ्टिनेंट के तौर पर। बचे हुए युद्ध काल में जॉर्ज डच सेक्शन में नियुक्त हुए।
MI6 में काम करने के दौरान उनकी मुलाकात अक्सर MI6 के सेक्रेटरी आयरिस पीक से होती। बेहद ही कम समय में वे दोनों रिलेशनशिप में आ गए। दोनों के बीच खूब प्रेम था। जॉर्ज ने आयरिस के परिवार से शादी के बारे में बातचीत करने की कोशिश की, परंतु आयरिस के परिवार इस शादी के सख्त खिलाफ थे। कारण जॉर्ज का जूइश बैकग्राउंड। जॉर्ज का ज्यू होना इस शादी के न होने का प्रमुख कारण बना और इस वजह से जॉर्ज और आयरिस के रिलेशनशिप का अंत हुआ। साल 1946 में जॉर्ज की पोस्टिंग जर्मनी के हैम्बर्ग में हुई। यहां उन्हें जर्मन के यू बोट के कैप्टन के इंटरोगेशन का काम दिया गया। इसके पश्चात साल 1947 में जॉर्ज को कैम्ब्रिज के डोइंग कॉलेज में भेजा गया, रशियन भाषा व अन्य भाषाओं को स्टडी करने के लिए। इस कॉलेज में उनके फेलोमेट माइकल मैगवायर थे, जो आगे चल के फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट बने। इसके बाद जॉर्ज 6 नवंबर 1948 को आने वाले वेन होल्ट के तहत साउथ कोरिया के सोल में ब्रिटिश सेना में तैनात हुए। जॉर्ज की पोस्टिंग क्या खास मकसद से हुई थी? यहां जॉर्ज का मिशन था कम्युनिस्ट नॉर्थ कोरिया, कम्युनिस्ट चाइना और सोवियत फार ईस्ट पर इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की। जॉर्ज बेहद शार्प व इंटेलिजेंट खिलाड़ी थे। तकरीबन 2 सालों तक उन्होंने इंटेलिजेंस गैदर करने का काम किया, परंतु साल 1950 उनके लिए कठिन साबित होने वाला था। इतिहास के खतरनाक युद्धों में से एक 25 जून 1950 में द कोरियन वॉर का आगाज हुआ। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच यह खूनी युद्ध हुआ। सोल पर नॉर्थ कोरिया की कोरियन पीपल्स आर्मी ने कब्जा ताबड़तोड़ किया। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलकर ब्रिटिश फोर्सेस ने साउथ कोरिया को डिफेंड किया। सोल में रह रहे जॉर्ज ब्लैक को और अन्य ब्रिटेन डिप्लोमेट्स को बंधक बना लिया गया। सबसे पहले उन्हें प्योंगयांग ले जाया गया और उसके बाद यालू रिवर तक ले जाया गया। यहां जॉर्ज ब्लैक ने दिल दहला देने वाला वह भयावह मंजर देखा। कई मासूमों की बॉम्बिंग्स में मौत हो रही थी। हर तरफ सिर्फ खून ही खून था। मासूमों के खून पर राजनीति होता देख जॉर्ज ब्लैक पर गहरा असर हुआ। 3 साल तक उन्हें नॉर्थ कोरिया में नजरबंद किया गया। इन 3 सालों में उन्होंने कार्ल मार्क्स की विचारधारा को बहुत बारीकी से समझा। इस विचारधारा से वे इतने प्रभावित हुए कि वे कम्युनिस्ट बने। वह पूर्ण रूप से कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े। जॉर्ज ने अपनी विचारधारा बदलकर अपने इंटेलिजेंस के एग्जीक्यूशन की शैली तक बदल डाली। कम्युनिस्ट कंट्री का उस वक्त एक ही सबसे बड़ा स्टेशन था, मॉस्को यानी यूएसएसआर। नजरबंद के दौरान जॉर्ज अपने गार्ड्स के निगरानी में यूएसएसआर के स्पाई सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी यानी MIB के एक अंडरकवर एजेंट से मिले। यहां पर जॉर्ज ने यूएसएसआर यानी अपने देश इंग्लैंड और ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI6 के इंटरेस्ट के खिलाफ सोवियट्स को अपनी लॉयल्टी और ड्यूटी ऑफर की। इन शॉर्ट, जॉर्ज ब्लैक वॉज ऑल सेट टू बी द डबल एजेंट। एक स्वाभाविक प्रश्न उस सोवियत एजेंट के मन में आया कि भला एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस का एजेंट सोवियत का वफादार क्यों बनना चाहता है? जिसके जवाब में जॉर्ज ने कहा कि कोरिया युद्ध में यूनाइटेड स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट युद्ध में ना होकर विलेजेस और सिविलियंस पर बॉम्बार्डमेंट की थी। जब युद्ध में सारे जवान मैदान में थे तो औरतों और बच्चों पर प्रहार करना, उनकी जान लेना, यह सब करके उन्हें क्या हासिल होगा? और यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा मचाई बर्बादी को यूनाइटेड किंगडम सपोर्ट कर रहा था। तो इससे बुरा और क्या हो सकता है? ऐसे सुपर पावर कंट्री का हिस्सा होने में कोई अर्थ नहीं जो मासूमों की जान ले। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि मैं गलत पक्ष में हूं। यह मानवता के लिए बेहतर होगा कि कम्युनिस्ट व्यवस्था कायम रहे। युद्ध समाप्त करने की किसी के पास कैपेबिलिटी है तो वह सिर्फ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के पास है। तो इस कदर अपने आप को कम्युनिस्ट कहने वाले जॉर्ज ब्लैक की दोहरी जिंदगी अर्थात डबल एजेंट की लाइफ शुरू होने वाली थी। यह डबल लाइफ कई खतरों से होकर कई ह्यूमन लाइव्स को बर्बाद कर इंटेलिजेंस नेटवर्क को और कॉम्प्लेक्स बनाकर गुजरने वाली थी। 1953 में जॉर्ज ब्लैक को नजरबंद से मुक्त किया गया और वे सीधे ब्रिटेन पहुंचे। यहां उनका स्वागत हीरो की तरह हुआ। ब्रिटिश इंटेलिजेंस में जॉर्ज का स्वागत शानदार रहा। जॉर्ज ने यहां अपनी ड्यूटी MI6 में फिर कंटिन्यू की, परंतु अब बहुत कुछ बदलने वाला था।
अक्टूबर 1954 में जॉर्ज ने गिलियन एलन से लंदन के सेंट मार्क्स चर्च में शादी कर ली। गिलियन एलन MI6 के सेक्रेटरी के हैसियत से काम करती थी। साल 1955 में जॉर्ज को केस ऑफिसर के तौर पर बर्लिन भेजा गया। यहां उनका टास्क था सोवियत ऑफिसर्स को डबल एजेंट बनाना। डबल एजेंट एक मोल की तरह काम करते हैं। अपने राइवल कंट्री व इंटेलिजेंस को परास्त करने के लिए एक देश डबल एजेंट बनाता है। परंतु MI6 शायद यह नहीं जानती थी कि जिस जॉर्ज को उन्होंने डबल एजेंट रिक्रूट करने भेजा है वह खुद एक डबल एजेंट है और सोवियत इंटेलिजेंस का वफादार बन चुका है। सबसे पहले अपने चार्म और इंटेलिजेंट व शार्प अप्रोच से MI6 के लोगों का विश्वास जीता। उसके बाद धीरे धीरे अपना काम शुरू किया। जॉर्ज ने सबसे पहले उन डबल एजेंट्स के नाम सोवियत इंटेलिजेंस को दिए जो डायरेक्टली ब्रिटिश इंटेलिजेंस के संपर्क में थे या उन्हें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे थे। इस काम द्वारा उन्होंने काफी हद तक सोवियट्स का भरोसा जीता। यह वह समय था जहां USSR और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच कोल्ड वॉर अपने प्रचंड रूप में था। दोनों देश अपने आप को वर्ल्ड पावर बनाने में लगे हुए थे। सोवियट्स के खिलाफ ब्रिटेन यूनाइटेड स्टेट्स का साथ दे रही थी। यह वह समय था जहां कोल्ड वॉर एस्पिनाज द्वारा लड़े जा रहे थे। रही बात जॉर्ज ब्लैक की, तो वह अपना काम बखूबी कर रहे थे। कोल्ड वॉर की स्ट्रेटेजी जो UK और USSR के खिलाफ रच रहे थे, उसकी काफी हद तक इंफॉर्मेशन जॉर्ज ब्लैक सोवियट्स को पास ऑन कर रहे थे। इसके साथ उन डबल एजेंट्स के नाम भी सोवियट्स को पहुंचा रहे थे जो अमेरिकन और ब्रिटेन के साथ मिलकर काम कर रहे थे। एक हिसाब से यह कह सकते हैं कि USSR कुछ हद तक अपने राइवल से आगे था, एंड ऑल थैंक्स टू जॉर्ज ब्लैक। जॉर्ज ब्लैक का अप्रोच MI6 के साइड से फुल्ली पॉजिटिव था। MI6 जॉर्ज को अपना महत्वपूर्ण एसेट मानकर बैठी थी। जॉर्ज ब्लैक का एक सीधा हिसाब था कि अगर 10 काम वे सोवियट्स के लिए कर रहे हैं तो 2 काम MI6 के लिए भी कर रहे थे, जस्ट टू बी इन गुड बुक्स। फिर साल आया 1955। यह वह साल था जब जॉर्ज ब्लैक एक और खतरनाक काम को अंजाम देने वाले थे। 1954 में हुए ऑपरेशन गोल्ड के संबंध में हम बात करने जा रहे हैं। हुआ था कुछ ऐसा कि जर्मनी 1945 के बाद 2 हिस्सों में बंट गया, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी सोवियत यूनियन के अंडर था, इसलिए उस जगह को सोवियत ऑक्यूपेशन जोन ऑफ जर्मनी भी कहा जाता था। और रही बात वेस्ट जर्मनी की, तो उस पर कैपिटलिज्म यानी USA और UK का कंट्रोल था। ऑपरेशन गोल्ड का मुख्य उद्देश्य था एक टनल खोदना जो डायरेक्ट सोवियत के द्वारा ऑक्यूपाइड जर्मन तक पहुंचे। USA इस टनल द्वारा सोवियत आर्मी के हेडक्वार्टर्स के लैंडलाइन कम्युनिकेशन को टैप करना चाहती थी। USA यह इसलिए कर रही थी क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सोवियट्स उन पर न्यूक्लियर अटैक फ्यूचर में ना करें। यह समय ही ऐसा था कि कोल्ड वॉर में सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल था, और खास करके जब 1953 में USSR ने शक्ति प्रदर्शन किया हाइड्रोजन बॉम्ब को डिटोनेट करके, तब से USA वर ऑलवेज ट्राइंग टू नो व्हाट वाज USSR अप टू। तो बस USA ने वह टनल फ्यूचर थ्रेट्स को एलिमिनेट करने के लिए ही बनाया। अब अगर जॉर्ज ब्लैक पर आए तो उन्होंने इस ऑपरेशन यानी ऑपरेशन गोल्ड की पूरी इंफॉर्मेशन सोवियट्स को पहुंचाई। सोवियट्स के लिए यह इंफॉर्मेशन गोल्ड डस्ट से कम न था, लेकिन सोवियट्स ने डायरेक्ट एक्शन न लिया इस टनल की खुदाई पर। उनका रीजन था कि अगर वे कोई इंस्टेंट रिएक्ट करें तो जॉर्ज ब्लैक के एक्सपोज होने का डर था। अगर CIA और MI6 इन्वेस्टिगेट करती है तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा चांसेस थे कि जॉर्ज ब्लैक एक्सपोज हो सकते हैं, और सोवियट्स जॉर्ज ब्लैक जैसे एसेट्स को लूज नहीं करना चाहती थी। यह दिखाता है कि जॉर्ज ब्लैक किस हद तक इंपॉर्टेंट थे कि वे एक्सपोज न हो, इसलिए 1 साल तक खुदाई पर कोई एक्शन न लिया गया, और इसके बाद ऑपरेशन गोल्ड को सोवियत ने एक्सपोज कर USA को शर्मसार कर दिया। जॉर्ज ब्लैक धीरे धीरे एक इंपॉर्टेंट एसेट बनते जा रहे थे USSR के लिए। जॉर्ज ब्लैक ने इन सब के बाद MI6 के जितने भी ऑपरेशन सोवियट्स के खिलाफ ईस्टर्न यूरोप में थे, उन सब की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सोवियट्स तक पहुंचाई। जॉर्ज ब्लैक ने तकरीबन 40 अंडरकवर एजेंट्स की इंफॉर्मेशन सोवियट्स तक पहुंचाकर उन्हें एक्सपोज किया। सिर्फ इतना ही नहीं, साल 1961 तक जॉर्ज ब्लैक ने तकरीबन 500 से ज्यादा ब्रिटिश एजेंट्स को धोखा देकर उनके कोड नेम्स व आइडेंटिटी सोवियट्स के सामने एक्सपोज किए।
कई एजेंट्स को सोवियट्स ने मौत के घाट उतारा, तो कई एजेंट्स जो सालों से अपना कवर बनाकर अपने काम को अंजाम दे रहे थे, उन सबको जॉर्ज ब्लैक ने एक्सपोज करके उनके सालों की मेहनत को रद्दी के भाव सी हालत कर दी। लेकिन जॉर्ज ब्लैक की यह दोहरी जिंदगी के अंत की घड़ी अब नजदीक थी। साल 1961 में पॉलिश एजेंट माइकल गोलेनवेस्की, जो सोवियट्स के लिए काम करते थे, उनकी और उनके कुछ साथी MI6 और CIA के लिए डबल एजेंट के तौर पर काम करते थे। माइकल गोलेनवेस्की ने MI6 और CIA के लिए खूब काम किया था। MI6 उसे लाविनिया के कोड नेम से बुलाती थी, तो CIA उसे स्नाइपर के नाम से बुलाता था। 1961 में माइकल ने एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन CIA और MI6 को पास की। उस इंफॉर्मेशन में उन एजेंट्स के नाम एक्सपोज हुए जो MI6 के हैं और सोवियट्स को इंफॉर्मेशन पास कर डबल एजेंट्स बन बैठे हैं। उनमें से सबसे प्रमुख नाम जो आया वह था जॉर्ज ब्लैक। MI6 तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही न थी, परंतु सच वही था जो माइकल गोलेनवेस्की बता रहे थे, और इस बात को आगे जाकर MI6 के कुछ और एसेट्स ने भी कंफर्म किया। इसके बाद तुरंत जॉर्ज ब्लैक पर कार्रवाई हुई और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। 3 दिन तक सख्त इंटेरोगेशन के बाद उन्होंने स्वीकारा कि वे डबल एजेंट है, और स्वीकारना पड़ता ही क्योंकि सारे सबूत उनके खिलाफ जो थे। जॉर्ज ब्लैक को कोर्ट ने दोषी करार दिया और सजा के पात्र माना। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1911 के सेक्शन 1 के तहत मैक्सिमम 14 इयर्स का इंप्रिजनमेंट होता है, परंतु जॉर्ज के क्राइम को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया था। मई 1961 के इन कैमरा ट्रायल कन्फेशन जो ओल्ड बेली में हुआ था, उस कन्फेशन को भी मद्देनजर रखते हुए जॉर्ज ब्लैक को 3 टाइम्स 14 इयर्स की इंप्रिजनमेंट की सजा हुई, यानी कि कुल 42 साल इंप्रिजनमेंट की सजा हुई। उस वक्त ब्रिटिश कोर्ट द्वारा दी गई यह सबसे लंबी नॉन लाइफ सेंटेंस की सजा थी। उसके बाद जॉर्ज ब्लैक को वॉर्मवुड स्कर्ब्स के जेल में विथ इमीडिएट इफेक्ट सजा काटने के लिए भेज दिया गया। परंतु अब यहां एक मेजर ट्विस्ट आने वाला था, ऐसा ट्विस्ट जो शायद किसी मूवी प्लॉट में संभव हो और हकीकत में नामुमकिन। जॉर्ज ब्लैक अपने सजा के 5वें साल ही 3 कैदियों के साथ जेल से पुलिसकर्मियों की आंखों में धूल झोंककर भाग निकले। जी हां, भाग निकले। इस जेल की इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद फिल्मी तरीके से भाग निकले। हुआ था कुछ यूं कि जॉर्ज की अच्छी खासी दोस्ती प्रिजनर्स के साथ हुई। अपने शार्प अप्रोच से वे प्रिजनर्स के साथ बड़े ही आसानी से घुल मिल गए। उनमें से 3 कैदी जिनके साथ वे भागने में सफल रहे, उनके साथ खासी दोस्ती हो गई थी। शॉन बुर्क इस एस्केप प्लान के मास्टरमाइंड थे। उनके साथ माइकल रैंडल और पेट पॉटल, जो एंटी न्यूक्लियर कैंपेनर्स थे, ओरिजिनली सिर्फ यही 3 प्रिजनर्स ही भागने वाले थे। परंतु जॉर्ज ब्लैक के साथ उन तीनों की दोस्ती अच्छी थी, और साथ ही साथ वे 3 यह भी मानते थे कि जॉर्ज के ऊपर 42 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट एक इनह्यूमन बिहेवियर है। इन 2 कारण के चलते उन्होंने जॉर्ज को अपने प्लान में शामिल किया। कुछ थ्योरीज तो यह तक सजेस्ट करते हैं कि इस एस्केप प्लान को फेमस फिल्म मेकर टॉनी रिचर्डसन ने फाइनेंस किया था। लेकिन क्लोज सिनेरियो की माने तो एस्केप प्लान कुछ इस प्रकार हुआ था। शॉन बुर्क ने वॉकी टॉकी अननेम्ड सोर्सेज से स्मगल किए। उसमें से एक वॉकी टॉकी जॉर्ज को दी गई। जॉर्ज ने जेल से भागने का वक्त चुना 22 अक्टूबर 1966। जी हां, 22 अक्टूबर 1966 को जॉर्ज ने अपने सेल के कॉरिडोर के लास्ट विंडो को तोड़ा, शाम 6 से 7 के बीच, जिस वक्त पुलिस गार्ड और बाकी के प्रिजनर्स वीकली फिल्म शो के मजे उठा रहे थे। उस वक्त विंडो के थ्रू काफी हर्डल्स को पार करके जॉर्ज और उसके इनमेट्स भागने में सफल रहे। इस एस्केप ने पूरी पुलिस व्यवस्था व सिक्योरिटी को शर्मसार कर दिया। जेल से एस्केप के बाद बिगेस्ट टास्क था कंट्री से भागना। जॉर्ज कंट्री से कैसे भागे उसके भी कई थियरीज हैं, परंतु यहां पर भी अगर क्लोज सिनेरियो को देखें तो जॉर्ज के साथ भागने वाले तीनों प्रिजनर्स ने जॉर्ज को वैन के थ्रू ईस्ट जर्मनी तक अलग अलग चैनल्स पार करवा के पहुंचाया, और ईस्ट जर्मनी से सोवियत हैंडलर ने जॉर्ज को मॉस्को भागने में मदद की। इस तरह जॉर्ज ने पूरे गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस के मुंह पर इनडायरेक्ट तमाचा मारकर भागने में सफल रहे।
मॉस्को में शरण लेने के बाद सन 1966 में जॉर्ज की पत्नी गिलेन ने डिवोर्स फाइल किया। मार्च 1967 में दोनों का डिवोर्स हुआ और उनके तीनों बच्चे की कस्टडी गिलेन को ही मिली। एक तरफ से यह डिवोर्स जॉर्ज के लिए रिलीफ था, क्योंकि जॉर्ज मानते थे कि उनकी वाइफ मॉस्को में एडजस्ट नहीं कर पाएंगी और जॉर्ज तो ब्रिटेन में रहने की सोच भी नहीं सकते थे। 1990 में जॉर्ज ब्लैक की ऑटोबायोग्राफी नो अदर चॉइस रिलीज हुई, जिसने खासी सुर्खियां बटोरी। 1991 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कबूल किया कि उन्हें अफसोस है उन एजेंट्स की मौत का जो उनके वजह से मारे गए। 1992 में कनाडा के CBC रेडियो का एक शो एज इट हैपेंस के इंटरव्यू में उन्होंने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की बढ़ चढ़ के तारीफ की। उनका मानना था कम्युनिज्म इज अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट ऑफ मैनकाइंड। थोड़ा सा पीछे चले तो सन 1967 में जॉर्ज ने मॉस्को में मिखेलोनवा नाम की महिला से विवाह किया, जिनसे उन्हें एक बेटा हुआ। साल 2007 में जॉर्ज ब्लैक के 85th बर्थडे पर व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप अवार्ड से सम्मानित किया। जॉर्ज ब्लैक रशियन इंटेलिजेंस के वन ऑफ द हीरो हमेशा रहे। उनके जिंदगी के अंत तक उन्हें अच्छी खासी मोटी पेंशन KGB से मिलती रही। जॉर्ज ने अंतिम क्षणों तक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से जुड़े रहे और उसके प्रति अपनी निष्ठा अंत तक रखी। 26 दिसंबर 2020 मॉस्को में 98 वर्षीय जॉर्ज ब्लैक की मृत्यु हुई। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो फॉर्मर KGB एजेंट भी रह चुके थे, उन्होंने अपना शोक पब्लिकली जताते कहा कि कॉलोनल जॉर्ज ब्लैक विशेष जीवन शक्ति और साहस के एक शानदार पेशेवर थे। जॉर्ज ब्लैक की अंतिम विधि पूरे मिलिट्री ऑनर के साथ हुई। तो दोस्तों, यह कहानी थी MI6 के डबल एजेंट जॉर्ज ब्लैक की, जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी एट रिस्क पे गुजारी। उनके द्वारा किए गए एक्ट बेशक सब्जेक्टिव हो सकते हैं, परंतु ही वॉज वन ऑफ द इंटेलिजेंस स्पाई इन एस्पिनाज हिस्ट्री। यह बात पर इतिहास एक मत है। आप सबसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, फिर किसी इतिहास की गहराइयों को जानने की खोज में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।